Hello friends, how are you? I think all of you are fine. I am your friend Sanjeev Singh. Welcome back to my channel कृतार्थ Academy. दोस्तों आज हम अपने अगले लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 20। देखिए क्या पूछता है इसका आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। ये पूछ रहा है विच बेस इज जनरली फाउंड इन सोप। यह पूछ रहा है बताइए साबुन में आमतौर पर किस प्रकार का क्षार पाया जाता है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे तो जनरली दो प्रकार के क्षारों का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमें किस पर्पस के लिए साबुन बना रहे हैं। यदि आप हार्ड साबुन बना रहे हैं हार्ड, तो आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, और यदि आपको सॉफ्ट साबुन बनाना है तो आप उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का करेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 402 क्वेश्चन नंबर 402 क्या पूछता है। सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज विच आर कनेक्टेड टू ए। इसने पूछा है सर्वर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि स्रोत प्रदान करते हैं। किसको करते हैं? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्लाइंट को, ऑप्शन बी नेटवर्क को, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर को, ऑप्शन डी मेन फ्रेम को। दोस्तों ये इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क को। सर्वर्स जो होते हैं वो किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ये कोई नेटवर्क है बहुत सारे कंप्यूटर्स का, ये तो सर्वर्स क्या है कि इनको रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, इस नेटवर्क को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। इस नेटवर्क को रिसोर्स प्रोवाइड करने से क्या है, जितने भी कंप्यूटर्स यहाँ पे जुड़े होंगे उन सभी को वो रिसोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 403 ये क्या पूछता है। विच टाइप ऑफ इमेज ऑलवेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। यह पूछ रहा है बताइए उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रियल वास्तविक, ऑप्शन बी वर्चुअल आभासी, ऑप्शन सी एनलार्ज बड़ा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल आभासी। देखिए कभी भी जब आपका कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण जब भी इस्तेमाल होगा, उससे जितनी भी आपकी प्रतिबिंब बनेंगी वो सदैव ही वर्चुअल बनेंगी, आभासी बनेंगी। और वहीं ये आपसे पूछ सकता है बताइए कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण के बारे में पूछेगा तो उससे सदा ही हमेशा ही रियल असली और मतलब रियल असली आपकी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, परंतु वो उल्टी बनेगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 404 क्वेश्चन नंबर 404 ये क्या पूछता है। इसने पूछा है हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी विल लीड्स टू। यह पूछ रहा है अति मुद्रास्फीति जो है अर्थव्यवस्था में किसे जन्म देती है या इससे क्या असर पड़ता है। इसको आप यह कह सकते हो कि अत्यधिक महंगाई भी बोल सकते हो इसे, कि अगर महंगाई काफी ज्यादा हो जाए तो वह अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का असर डालती है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इजी लोन्स, ऋण सस्ते हो जाते हैं या आसानी से उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन बी फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, आपकी जेब में जो रखा हुआ पैसा है उसकी कीमत गिरती है। ऑप्शन सी है आपका इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कच्चे माल की या माल की उत्पादकता बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है इंक्रीज डिपॉजिट इन बैंक, बैंकों में धन की आवक बढ़ जाती है, यानी कि लोग अपना सब पैसा बैंकों में जमा करने लग जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब भी कभी आपकी अति महंगाई होगी, बहुत ही ज्यादा महंगाई होगी, तो उसका क्या असर पड़ेगा। क्या आप लोन लेने जाएंगे जब महंगाई होगी तो मतलब आपको लोन सस्ते मिलेंगे? नहीं, जब महंगाई होगी तो वो ऊंची ब्याज दर पर ही आपको लोन देंगे। और अगर आपकी महंगाई ज्यादा होगी तो जब महंगाई होगी तो किसी भी चीज की डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो उसकी प्रोडक्शन उत्पादन कौन करेगा? नहीं करेंगे। जब डिमांड कम है तो उत्पादन भी कम होगा। ऑप्शन नंबर डी, अगर आपकी महंगाई ज्यादा होगी तो लोगों के खर्च बढ़ जाएंगे, लोगों के खर्च बढ़ जाएंगे तो सेविंग्स कम हो जाएगी। जब लोगों की सेविंग्स कम हो जाएगी तो डिपॉजिट कैसे बढ़ जाएगा? बैंकों में लोग अपने पैसे कितने जमा करेंगे? अगर कोई हर महीने 1000 रुपए जमा करता था तो अब उसके खर्चे बढ़ गए तो अब उसके पास सिर्फ 500 रुपए ही बच रहे, तो 500 ही तो जमा करेगा। तो ये तो उल्टा घट गया ना, महंगाई बढ़ने पे सेविंग्स कम हो जाती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जेब में जो रखा हुआ पैसा होता है उसकी कीमत गिर जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 405 ये क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 405 डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज विल ऑलमोस्ट परफेक्टली इन इलास्टिक। यह पूछ रहा है बताइए निम्न में से कौन सी वस्तु जो है
उसकी जो मांग है वह सदा एक समान रहती है। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है जिसकी डिमांड में, जिसकी मांग में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना आए, बड़ा बदलाव ना आए और सदा एक जैसी रहे। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए गोल्ड सोना, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी डाइनिंग आउट बाहर जाके खाना, ऑप्शन डी बेसिक फूड ग्रेन या आपके जो दाल आटा चावल जो आप लोग खाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, क्या आप सोना रोज खरीदते हैं? नहीं खरीदते। सोना एक एक ही बार खरीदेंगे, रोज तो नहीं खरीदेंगे। तो जैसा कि होता है अक्सर दीपावली के आसपास जो अक्षय तृतीया होती है, और भी कई त्योहार होते हैं, धनतेरस होती है, इन इस समय क्या है, कार्स की बिक्री, कार रोज नहीं खरीदते आप, इस समय कार की बिक्री सबसे ज्यादा हो जाती है। सोने की बिक्री भी इस समय सबसे ज्यादा होती है, पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा इस समय होती है। और कई बार ऐसा टाइम भी आता है कि ये बिल्कुल ड्रॉप पे होती है, बिल्कुल सबसे कम पे होती है। और ये गाड़ियां गाड़ियों की बिक्री भी सबसे कम पे होती है। क्या आप रोज बाहर खाना जाएंगे, खाना खाने बाहर जाएंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप रोज तो नहीं जा सकते ना। तो इसका मतलब जब कभी आप किसी ओकेशन पे ही जाएंगे, पार्टी वादी पे ही जाएंगे, अपना डेली तो नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये इसकी भी डिमांड एक जैसी नहीं रहेगी। बट ये जो ऑप्शन नंबर डी है, बेसिक फूड ग्रेन, जो आपको चाहिए ही चाहिए, रोटी दाल चावल आटा, ये तो आपको चाहिए चाहिए। इसीलिए एक ये डिमांड ऐसी है जो सदा बहार है, एक जैसी बनी रहती है। इसमें कभी कभी गिरावट, इतनी लंबी चौड़ी गिरावट नहीं आती, जबकि इसमें बढ़ता ही है, घटता कभी नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 406, ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मैक्सिमम एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से किस राज्य में सदाबहार जंगल या सदाबहार वनों का अत्यधिक क्षेत्र है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मैंग्रोव जंगल जो है भारत के अंदर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं, जो कि आपके सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल के पास जो सुंदरवन डेल्टा बनता है, ठीक है, ये यहाँ पाया जाता है। दोस्तों इसमें पश्चिम बंगाल का जब नाम आ ही गया है तो मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर यहाँ के आपसे सीएम पूछा जाए तो ममता बनर्जी हैं, जिन्हें दीदी दीदी भी कहते हैं, टीएमसी पार्टी से रिलेट करती हैं वो, ठीक है। यदि आपसे गवर्नर पूछ लेते हैं यहाँ के, तो गवर्नर है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। और ये जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 407, ये क्या पूछता है? विच विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी? यह पूछ रहा है, बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण के रूप में देखी जाती है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 8वीं। मैं थोड़ा सा आपको इसमें ऐड कर देता हूँ। ये लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? उदारीकरण। उदारीकरण किस चीज का? अर्थव्यवस्था का। मतलब उदारीकरण मतलब हम अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए उदार बनना पड़ेगा। हम किसकी हेल्प करना चाहते हैं? यहाँ अर्थव्यवस्था की हेल्प करना चाहते हैं। यदि हमें दिख रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है, इसका मतलब हमारे पास जितना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होता जा रहा है, यदि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम हो रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपने वो रूल्स जो हमने कड़े नियम बना रखे हैं, जिनसे हमें रेवेन्यू आता है और अच्छा रेवेन्यू आ सकता है, और वहां हमने अपने रूल्स जो है टाइट कर रखे हैं, तो हम वहां थोड़ी रूल्स पे ढील देंगे ताकि हमारा रेवेन्यू वहां से और बढ़ जाए। इस प्रकार से हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर सकते हैं। ऐसा ही पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना कुछ इसी से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 408, ये क्या पूछ रहा है? इसने पूछा है, इन विच अमंग दी फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लग वाज फाउंड? यह पूछ रहा है, बताइए कि हड़प्पा की कौन सी जगह से टेराकोटा के प्लग, प्लग का मतलब है आपके हल, जो कि जोतने, खेत वेत जोतने, जमीन जोतने के काम आते थे। और ये टेराकोटा शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार की ये पकी हुई मिट्टी, जैसे आप कह लीजिए पकी हुई मिट्टी, आप ईंट समझ लीजिए, ईंट होती है, ईंट भी एक प्रकार की पकी हुई मिट्टी होती है। ऐसे ही ये एक मट्टी को पकाया जाता था, भट्टी बनाते थे नीचे जमीन खोद के, और उसमें मट्टी को पकाया जाता था। कोई भी शेप दे के, पहले मट्टी, गीली मट्टी को शेप दे के, ज्यादातर इसके पुराने समय में बर्तन बना करते थे, हांडी, दिए, कटोरी वगैरह, ये सब जितने भी आपके कुम्हारों वाले जितने भी बर्तन होते हैं मट्टी के, वो इसी मट्टी से बना करते थे। बना करके वो एक भट्टी होती थी, उस भट्टी के अंदर उसे सेका करते थे, जिससे वो बर्तन पक्के हो जाया करते थे।
तो उसी प्रकार से ये जो है टेराकोटा मिट्टी से एक हल बना हुआ मिला है। निम्न में से कौन सी हड़प्पा साइट पे मिला है ऐसा? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए धौलावीरा, ये अभी बताता हूँ, धौलावीरा है, ऑप्शन बी है बनवाली है, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीमंगन। दोस्तों मैं बता दूं, धौलावीरा जो है आपका गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जबकि बनवाली जो है हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी हड़प्पा जो है आपकी आज के प्रेजेंट के पंजाब के मतलब पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, जबकि कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बनवाली। बनवाली फतेहाबाद, हरियाणा फतेहाबाद बनवाली। ठीक है, तो बनवाली से ही जो इस प्रकार के हल हैं वो प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 409 क्या पूछता है? कलिंगा किंग खारवेला वॉज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। यह पूछ रहा है कलिंग के राजा खारवेल राजा जो हुआ करते थे वह निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी मेघवाहन वंश, ऑप्शन सी रथ भोजक वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महामेघवाहन वंश। इसमें थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि वो आपसे पूछता है कि बताइए कलिंगा जो कि आज प्रेजेंट में उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर उसकी राजधानी है, वहाँ के इस टाइम है, आपसे वो पूछ लिया जाए अगर सीएम पूछ लिया जाए तो वहाँ के हैं नवीन पटनायक जी हैं। और वहाँ पर एक हाथी गुम्फा नाम की एक जगह है, ठीक है, पहाड़ों को काट कर बनाई गई है हाथी गुम्फा। अगर वह पूछता है बताइए हाथी गुम्फा में पाए गए अभिलेख निम्न में से किस राजा से संबंधित है, तो वह राजा खारवेल से संबंधित है जो कि महामेघवाहन वंश के राजा हुआ करते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 410, क्वेश्चन नंबर 410, ये क्या पूछा है? इन विच अमंग द फॉलोइंग किंग रीजन पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रज्जाक केम टू इंडिया। बताइए निम्न में से किस राजा के समय में पारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी कृष्ण देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णा राय द्वितीय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 411 क्या पूछा है इसने? Who introduced hierarchy सिस्टम इन बंगाल। यह पूछ रहा है बताइए बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली कौन लेके आया है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हास्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्लेस्ली, ऑप्शन डी जॉन एडम। देखिए दोस्तों मैं इसमें बता देता हूँ, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। इससे थोड़ी संबंधित जानकारी देता हूँ। द्वैध शासन में क्या होता है, दो तरह की पावर्स काम करती हैं, एक तो एडमिन पावर काम करती है और एक फाइनेंस पावर काम करती है। मतलब दो तरह के राजा होते हैं इस सिस्टम के अंदर। एक तो होता है जो एक्चुअल में जनता के लिए, जनता के सामने बैठा होता है जिसे दिखाया गया होता है, और एक होता है जनता से अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वो जुड़ा होता है। इन दोनों का काम क्या है? ये होता है एक्चुअल में राजा। ये राजा क्या काम करेगा? जो एक राजा का काम होता है वो सभी काम ये राजा करता है, परंतु इसकी जो असली जो कमांड है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ किसको कितना देना है, कहाँ क्या काम करना है, वो सब इस व्यक्ति के हाथ में है। फाइनेंस जितना भी है, लॉकर की चाबी इस व्यक्ति के हाथ में है। तो हुआ ये था कि जब प्लासी का पहला युद्ध हुआ था जिसमें हमारे सिराजुद्दौला जो है वो हार गए थे, रॉबर्ट क्लाइव से हार चुके थे, तो सिराजुद्दौला तो हार गए, उन्हें तो निकाल दिया गया, लेकिन जो उनके सेनापति थे जिनकी वजह से वो हारे थे, मीर जाफर, दोबारा सुनिए, जो मीर जाफर इनके सेनापति थे, इस सेनापति थे राजा के, उन्हें राजा बना दिया गया। यहाँ मीर जाफर को बिठा दिया गया और यहाँ खुद रॉबर्ट क्लाइव बैठे रहे, अंग्रेजी शासक। अब इन्होंने कह दिया कि तुम जैसे राजा काम करता है तुम सदा वैसे ही काम करोगे, और जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा वो हमारे आदमी टैक्स कलेक्ट किया करेंगे, और जितना भी पैसा आएगा वो पैसा हम रखा करेंगे, और उसमें से तुम्हें कुछ सैलरी के रूप में दिया करेंगे, जो राज्य में खर्च करना है वो तुम्हें दिया करेंगे, बाकी का जो भी पैसा होगा वो सब पैसा हम अपने ट्रेड में लगाएंगे, जितना हम व्यापार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए करेंगे, बाकी तुम यहाँ सिर्फ एक कठपुतली बन के बैठोगे। इस प्रकार का द्वैध शासन था यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 412, इसने क्या पूछा है? ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंड इन। यह पूछ रहा है ऑल इंडिया किसान सभा बताइए कब
इसकी स्थापना की गई? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए 1939 एडी, ऑप्शन बी 1936 एडी, ऑप्शन सी 1942 एडी, ऑप्शन डी 1945 एडी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1936 एडी। देखिए, जो ऑल इंडिया किसान सभा थी ये अंग्रेजों से तंग होकर बनाई गई थी। इसका निर्माण स्वामी आपके ये थे सरस्वती जी थे, इनका कुछ नाम था, सरस्वती जी करके इनका कुछ नाम था। इन्होंने बिहार में इसकी स्थापना की थी 1936 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या सहजानंद सरस्वती। इस प्रश्न में जो पूछा गया है ये है सहजानंद सरस्वती। आपसे पूछ सकता है कि इसके फाउंडर कौन थे। ठीक है, सहजानंद सरस्वती जी जो थे इसके फाउंडर थे, जिन्होंने वर्ष 1936 में बिहार में इसकी स्थापना की थी, यहीं पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 414, क्वेश्चन नंबर 414। क्या पूछा है इसमें? ये पूछता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म। इसने पूछा है कि सत्र के पूर्ण होने से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये मतलब हमारे जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा को भंग कर सकते हैं सत्र के पूरे होने से पहले। किसकी सलाह पर कर सकते हैं ऐसा? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की सलाह पर, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वह ऐसा केवल प्रधानमंत्री के कहने पर या उसकी सलाह पर ही करते हैं और ऐसा किया जा सकता है। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 415। ये क्या पूछ रहा है? द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह पूछ रहा है, बताइए कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रणाली है या जो तरीका है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है, उसका जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर्टिकल 67 मतलब अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61, आर्टिकल 70, अनुच्छेद 70, आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 है जिसके तहत हम जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो एक प्रकार का हटाने का जो प्रोसीजर है वो सब उसी में लिखा हुआ है। और यदि वो आपसे पूछ लेता है कि बताइए वाइस प्रेसिडेंट की जगह, वो खाली आपको प्रेसिडेंट पूछता है कि राष्ट्रपति को हटाने का मतलब राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग चलाने का जो तरीका है वो किसमें वर्णित है, वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत उन्हें हटाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 416, क्वेश्चन नंबर 416। ये क्या पूछ रहा है? वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्राउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस। यह पूछ रहा है, बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव जो है निम्न में से किस सदन में लाया जाता है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी इन एनी हाउस किसी भी सदन में, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस किसी में नहीं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। यह जो अविश्वास प्रस्ताव होता है केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, इसकी वोटिंग लोकसभा में ही कराई जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 417, क्वेश्चन नंबर 417। ये क्या पूछ रहा है? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके चार ऑप्शन है। यांगजी, ऑप्शन बी है येनेजी, ऑप्शन सी है इंदस, ऑप्शन डी है मेकोंग। देखिए ये वाली जो नदी है ये तो खाली भारत की नदी है, बाकी तीन नदियां ये चीन की हैं। और इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यांगजी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। इसके थोड़ा बता दूं, ये चीन के अंदर तिब्बत से होकर तिब्बत से बहती हुई शंघाई तक बहती है। और शंघाई जो है एक इसके मुहाने पर बसा हुआ जो है इसका एक पार्ट है चाइना का। ठीक है, और यहाँ से ये ईस्ट पूर्व चाइना समुद्र में मिल जाती है, ईस्ट चाइना सी में जाके मिल जाती है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 418। क्या पूछा है इसने? एस्टेरॉइड हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। यह पूछ रहा है, बताइए कि उल्का पिंड जो होते हैं, एस्टेरॉइड मतलब उल्का पिंड, उल्का पिंड की अपनी एक कक्षा होती है, वह कक्षा कौन से ग्रहों के बीच में उपस्थित है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मरकरी एंड वीनस यानी कि बुध और शुक्र, ऑप्शन बी है अर्थ एंड मार्स यानी कि पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन सी है मार्स एंड जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी है जुपिटर एंड सैटर्न यानी कि बृहस्पति और शनि।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मार्स एंड जुपिटर, यानी कि मंगल और बृहस्पति के मध्य ये इनकी जो कक्षा है वह उपस्थित है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। इस अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 419 ये क्या पूछ रहा है? When was the battle of प्लासी fought? इसने पूछा है, बताइए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन डी 1768। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1757। दोस्तों मैं बता दूं, इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्लासी का युद्ध पहले हुआ था या फिर बक्सर का युद्ध पहले हुआ था। मैं पहले तो लोकेशन वाइज बात कर लेता हूँ। जो प्लासी है ये आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। जबकि आपका जो बक्सर जो शहर है, बक्सर आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। अब इसमें जोड़ते हैं कि पहले कौन सा हुआ था। हुआ क्या था कि देखिए, सबसे पहले अंग्रेज जो थे वो कभी हमारे भारत पर शासन करना नहीं चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनको उकसाया गया। किसने उकसाया? देखिए, फ्रेंच लोग आए थे जब बंगाल में ये अपना ट्रेड कर रहे थे, अंग्रेज लोग अपना ट्रेड कर रहे थे, तो फ्रेंच लोग भी उस समय बाद में आए, उनके 100 साल बाद आए। इन्होंने क्या है, इसमें बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी किलाबंदी कर ली थी और वहां अपना ट्रेड कर रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी इन्हें। तो तभी वहां फ्रेंच लोग आए कुछ सालों बाद, मतलब 100 साल बाद, उनके ट्रेड करने के 100 साल बाद फ्रेंच लोग आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर वहां के जो राजा हुआ करते थे, मीर आपके सॉरी सिराजुद्दौला नाम के जो वहां के राजा हुआ करते थे, ठीक है, सिराजुद्दौला नाम के सिराजुद्दौला नाम के राजा हुआ करते थे। इनको आकर भड़का दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई ये आपके यहाँ इन्होंने किलेबंदी कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, जाके आप इन्हें यहाँ से भगाओ। तो ये गए वहां पर और इन्होंने बात की। उस टाइम थे रॉबर्ट क्लाइव थे यहाँ पर, अंग्रेजी सरकार के जो हुक्मरान थे, मतलब यहाँ जो कमांड कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। उनसे बात की, भाई ऐसे ऐसे आप यहाँ नहीं कर सकते, आप भागो यहाँ से। उन्होंने मना कर दिया भागने से। उन्होंने कहा ठीक है लड़ाई होगी। वो बोले ठीक है लड़ लो। अब उन्होंने तो कह दिया, अंग्रेज ने तो कह दिया कि हाँ जी लड़ लो। अब अंग्रेज कैसे लड़े यहाँ के राजा से? तो वहीं जो इनके जो वो थे, सेनापति थे, वो गद्दार निकले, जिनका नाम था मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर यहाँ के गद्दार निकले। उन गद्दार ने क्या करा, जाके मिल गए अंग्रेजों के साथ। इसी वजह से मीर जाफर और भी कई जो वहाँ के सेठ थे, जैसे जगत सेठ थे, वो सभी जाकर मिल गए और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। ये जो युद्ध है 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध, भारतीय इतिहास में ये अंग्रेजों की सबसे पहली जीत थी और आगे चलने का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि उन्हें यहाँ से एक कॉन्फिडेंस मिला, उन्हें यहाँ से एक विश्वास प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद अगला युद्ध हुआ 1764, जो कि बक्सर का युद्ध हुआ। चलिए फिर आपको इसके विषय में फिर कभी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिखने वाली घंटी के बेल आइकन को दबाएं और उस पर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस डेली डेली मिलती रहें, एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।